जो मुसलमान हैं उनके बारे में देखिए क्या है, वो क्या है, खतना करवाते हैं, हलाला करवाते हैं, धर्म थोड़ी ना। फिल्म की ना मूवी की टिकट जरूर गिफ्ट करें उस बहन को, ताकि आपकी बहन बेटियां या हमारे समाज की जितनी बहन बेटियां हिंदू समाज की, वो लव जिहाद में ना फंसे। 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जो फिल्म में बताया जाता है, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो तो बिल्कुल ही गैरवाजिब और तथ्यों से परे हैं। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस दौर में, जिस दौर के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये उस वक्त वहां पर जगमोहन साहब गवर्नर थे और राज भी उन्हीं का था। राज इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो नहीं थी, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट न होने की वजह से गवर्नर साहब का ही पूरी तरह राज था। और जगमोहन साहब के लिए जम्मू कश्मीर का राज कोई नई बात नहीं थी, इसके पहले भी वो एक बार गवर्नर रह चुके थे। सबसे पहली बार वो गवर्नर जब बने थे तो वो कांग्रेस रिजीम में बने थे, लेकिन इसके बाद जब दूसरी बार वो बने तो वीपी सिंह साहब की प्रधानमंत्री वो थे केंद्र में, और फारूक अब्दुल्ला की सरकार उस समय जा चुकी थी। तो यह कुल मिलाकर राजभवन ही पूरे जम्मू कश्मीर को रूल कर रहा था, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों के पलायन की शुरुआत बड़े पैमाने पर हुई। छिटपुट पलायन लोगों का होता रहता था, मुस्लिम भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे, हर तरह के लोग, ऐसा नहीं है कि कोई वो बात थी। लेकिन जिसे हम कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा पलायन समझते हैं, विस्थापन समझते हैं, वो घटना जो हुई जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब जब जगमोहन जी थे उनके कार्यकाल में, यानी उनके दूसरे कार्यकाल में, तो ये हुई। अब जहां तक संख्या की बात है, देखिए संख्या के आंकड़े तो मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होंगे, या अगर नहीं है तो ये मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंटल फेल्योर है कि आपके पास आंकड़े नहीं है। लेकिन जो फिल्म में बताया जाता है, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो तो बिल्कुल ही गैरवाजिब और तथ्यों से परे हैं। माना यह जाता है कि कश्मीर में उस दौर से पहले, जिस दौर की चर्चा हम करते हैं, करीब 3-1 लाख, 2.5-3 लाख परिवार कश्मीरी पंडितों के थे और उनका पलायन हुआ। उनमें से कितने लोग मारे गए, ये तो संख्या जाहिर है काफी कम होगी। मतलब मुस्लिम जो लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग मारे गए उनके मुकाबले बहुत कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे, क्योंकि कश्मीर वैली में टेररिज्म मिलिटेंसी के दरमियान सबसे अधिक जो संख्या हमारी जो जो थी, उन लोगों की जो मारे गए वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। और जिस वक्त गंजू साहब या अन्य जो लोग कश्मीरी पंडित शुरू के दौर में मारे गए थे, उसके पहले वहां पर कई ऐसे कश्मीरी मुस्लिम थे जो मारे जा चुके थे। तो ये जो मिलिटेंट्स का जो हमला था, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं से शुरू होता है। वो कश्मीरी अवाम में कोई भी हिस्सा, कोई भी इंडिविजुअल जो उनके लिए लगता था कि इनको मारना चाहिए या उनको निशाने पर वो लेते थे, वैसा हुआ है। इसको हिंदू मुसलमान में बांटकर या पंडित और कश्मीरी मुसलमान के बीच में बांटकर देखना मुझे लगता है कि गैरवाजिब है। लेकिन हाँ, पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन समूची कश्मीरी पंडित जो जमात थी वो वहां से हट गई, ये भी गलत है। आज भी कश्मीरी पंडितों के करीब 1,500-2,000 के आसपास परिवार जम्मू कश्मीर में हैं। 1 से लेकर के 1,500 तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये आंकड़ा अधिकृत है। लेकिन कुछ लोग इसकी संख्या ज्यादा भी बताते हैं। तो आज भी कश्मीरी पंडितों के परिवार, जबकि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर इतना सारा बावेला मचा हुआ है, कश्मीर घाटी में अभी भी रहते हैं और ये 200 जगहों पर रहते हैं।
यानी कश्मीरी पंडित जो कश्मीर वैली में इस वक्त रहते हैं, वो किसी एक शहर में, किसी एक सुरक्षित कॉलोनी में नहीं रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली के अलग अलग जगहों पर 200 ऐसी जगहें हैं जहां वो रहते हैं। और मतलब स्थानीय जो लोकल जो आबादी है उनके बीच में भाईचारा बना हुआ है। देखिए, मिलिटेंसी और अवाम के बीच के जो मसले हैं वो अलग हैं। और आई मीन जो 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 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो रिलीजन के जो लोग हैं, उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो लोग पलायित हो गए, जिन लोगों का पलायन हुआ, वो ऐसा लगता है कि इसलिए हुआ कि आफत आ गई थी और उनके लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विकल्प ये था कि जगमोहन साहब की सरकार उन लोगों के बीच में जो दहशत फैलाई गई उसको रोकी होती, दहशत फैलाने वालों को रोकी होती, लोगों के बीच में सुरक्षा का माहौल पैदा किया गया होता। और सुरक्षा का माहौल केवल पुलिस और फौज को खड़ा कर देने से नहीं होता है, एक भरोसे से भी होता है। इकबाल जो होता है शासन का, इकबाल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे भी होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जगमोहन साहब ने, जो दहशत फैलाने वाले लोग थे, ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था। गाड़ियां खड़ी की जा रही थी, ट्रक ले जाए जा रहे थे, लोगों को भरा जा रहा था, घर घर जाकर लोगों को कहा जा रहा था भागो यहाँ से, यहाँ जान तुम्हारी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज भी कश्मीर घाटी में लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, वहां के एक मेडिकल स्टोर में के जो मालिक थे उनकी हत्या हुई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो कश्मीरी पंडित थे और वहीं पर रह गए हमेशा, कभी नहीं गए। इस हाल के दिनों में उनकी हत्या हुई। लेकिन आप ये केवल मत देखिए कि उन्हीं की हत्या हुई, इस दरमियान न जाने कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की हत्या हो गई होगी, मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए इंटेलेक्चुअल्स की, पढ़े लिखे लोगों की। क्या आप और हम भूल सकते हैं कि हम लोगों के एक दोस्त और बहुत बड़े पत्रकार संपादक शुजात बुखारी की हत्या कुछ साल पहले हो गई थी, और वो भी उनके दफ्तर के ठीक सामने। तो मारे गए जो लोग हैं, जो मारे जाने वाले लोग हैं, वो हर कम्युनिटी के हैं दोस्त। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान में अलगा करके देखना गलत है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक नहीं करते, क्योंकि आंकड़ों में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके मारे जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उन, 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 उनकी उनके 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 लोगों की जिन पर ये आफत टूट पड़ी थी। तो जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों के निशाने पर आने वाले लोगों को धर्म और जाति के आधार पर अलगाना, मैं समझता हूं कि ये कश्मीरी अवाम के साथ नाइंसाफी है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए विभिन्न सरकारों ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। उनको एडमिशन्स वगैरह में उनके बच्चों को लगभग बहुत सारी जगहों पर रिजर्वेशन या एक तरह का संरक्षण है। बहुत सारी और सुविधाएं दी गई हैं उनको, आर्थिक से लेकर के और हर तरह की। और ये अच्छी बात है कि सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासियों को जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण या अन्य कारणों से विस्थापित होते हैं, उन्हें इस तरह की सुविधाएं कहीं नहीं मिली हैं। तो लेकिन कश्मीर के लोगों को मिली हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के विस्थापितों को ऐसी सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, जहां भी जिन कारणों से भी विस्थापन होता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जहां तक उनको बसाए जाने का प्रश्न है, उस मुद्दे पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ है। 2014 से मौजूदा सरकार है जो कश्मीर को लेकर अपने ढंग से सोचती है, बिल्कुल अलहदा उसका सोच है। लेकिन 2014 से लेकर के और आज तक जब हम बात कर रहे हैं 2022 के मार्च महीने में, मुझे अभी तक सरकारी स्तर पर, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिला जिसमें सरकार ने बताया हो कि उसने कितने हजार या कितने सैकड़ों, कितने सौ लोगों को बसाया है। तो ये आंकड़ा मुझे नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा पेश करना चाहिए अगर सरकार ने कुछ किया है इस बीच में। तो जहाँ तक मिलिटेंसी का प्रश्न है, अगर थोड़ा उसको और व्यापक लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कई सरकारों ने कोशिशें की, अच्छी से कोशिशें की, और उसमें वाजपेयी सरकार ने भी कुछ कोशिशें अच्छे की थी। उसके पहले मैं समझता हूँ कि देवेगौड़ा की सरकार ने, एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री जब थे, उन्होंने अपने तय कोशिश की थी। हालांकि चुनाव के समय उनसे भी गलती हुई, क्योंकि सैन्य जो बल था या सैन्य बल के जो प्रभारी लोग थे, उनको ज्यादा पावर डेलीगेट हो गई, और पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो देवेगौड़ा ने शुरू में लिया था
बेहतरीन उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उनकी सरकार ने वाकई मिलिटेंसी को काउंटर करने और मिलिटेंट लोगों को विश्वास में लेने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो सिलसिला थोड़ा थम गया। बाद के दिनों में मनमोहन सिंह ने दोहरे लेवल पर काम किया। एक तो इंटरनल लेवल पर उन्होंने अच्छा काम किया कि लोगों के बीच में डायलॉग बढ़ाना और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ उन्होंने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले पाकिस्तान के साथ बातचीत का, मैं समझता हूं कि वो भी एक अच्छा कदम था। यानी दोहरे स्तर पर उन्होंने काम करने की कोशिश की ताकि कश्मीर मसले को हल किया जा सके। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि जो बातचीत का सिलसिला है वो ठहर गया, और बिल्कुल आखिर में मैं यही कहूंगा कि कश्मीर मसले को हिंदू मुसलमान में बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये देश का एक बहुत सेंसिटिव मसला है, सरहदी सूबा है, और एक बात ये भी कि मैं नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान सैन्य समाधान है। सैन्य समाधान जम्मू कश्मीर के मसले का कोई समाधान नहीं है। इसको बहुत बार आजमाया अलग अलग सरकारों ने, और हर बार वो समाधान विफल हुआ है। उसका समाधान पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, यानी दोनों लेवल पर बात करने की जरूरत है, और कश्मीरी अवाम को भरोसे में लेने की जरूरत है। दिस इज द ओनली वे, और इसमें कश्मीरी जो पंडित हैं उनके मसले का भी समाधान होगा। क्योंकि अगर आप अवाम के बीच ही अलग अलग खेमे बना देंगे और लोगों को कम्युनलाइज करेंगे, लोगों को अनर्गल प्रचार से प्रोपेगेंडा वार में शामिल करा देंगे, तो मैं नहीं समझता कि इससे कश्मीर की भलाई है। और कश्मीर की भलाई अगर नहीं होती है आपके कदम से, तो देश की भलाई नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से कि कश्मीर के मसले को देश का एक बड़ा मसला समझा जाना चाहिए, और इसको शांतिपूर्वक पॉलिटिकल एक सोच के साथ इसको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। कम्युनलाइज नहीं किया जाना चाहिए इस तरह के इशू को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।